नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं। आज के प्रभु से खास बात में दो स्पीकर हमारे साथ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सीए आशीष व्यास जी और सीए श्रेयस प्रभु जी। दोस्तों, ये हमारा एपिसोड 192 है, 192वां एपिसोड है और हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस खास शो में, जिसको सीए रमेश प्रभु, जो हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसकी प्रेरणा दी और आज ये करीबन 4 साल से चल रहा है। सर, आज के दोनों स्पीकर्स के बारे में मैं परिचय दे दूं। मिस्टर आशीष व्यास इज ए क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड लॉ ग्रेजुएट LLB फ्रॉम मुंबई। सर के बारे में बताऊं, सीए आशीष व्यास इज द on board of the leading merchant banker listed in Bombay Stock Exchange and board of the non-banking finance company NBFC as a independent director, independent advisory committee ARC, बड़े इंपॉर्टेंट पद पर है सर। और इन्होंने को-ऑथर करके एक बुक लिखी है, IBC पर फोकस करती है, जो होम बायर्स को न्याय दिलवाती है। हैंडबुक ऑन लिक्विडेशन प्रोसेस एंड वॉलंटरी liquidation process under the IBC 2016 for the committee IBC of ICI ने पब्लिश की थी ये बुक, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और सेकंड हमारे स्पीकर्स हैं सीए श्रेयस प्रभु। सीए श्रेयस प्रभु प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड करंटली परस्यूइंग LLB। ही हैज वर्क इन इंटरनल ऑडिट, रेरा एंड IBC एंड हाउसिंग सोसाइटी। सर, दोनों का आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरव्यू जाने IBC इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लोगों के लिए काफी स्कोप है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एडवोकेट के लिए। श्रेयस जी, आप बताइए, इसमें सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट युवा आता है तो ये सबसे बड़ी अच्छा स्कोप है इसमें। बाकी बहुत सारी चीजों में, ऑडिट्स में, इनकम टैक्स में काफी, रेरा में काफी स्कोप है, लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स बन रहा है। बिल्कुल। देखो, एज अ सीए जो भी है, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग करता है, न्यू प्रैक्टिस में ज्वाइन करता है, IBC में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि नॉर्मली जो भी प्रोफेशनल्स है 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही वो जो प्रोफेशनल बनते हैं, इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनते हैं, वो आफ्टर 10 इयर्स बनते हैं। सो इन द मीन टाइम क्या होता है, 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस मिलता है उनको, वो लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो 4 to 5 इयर्स वो लोग अकाउंट्स कर सकते हैं। जो भी कंपनी जो भी अभी लिक्विडेशन प्रोसेस या IBC प्रोसेस में जा रहा है, उनका अकाउंट्स वगैरह वो लोग कर सकते हैं। एक बार वो अकाउंट्स का एक ग्रिप मिल गया 4 to 5 इयर्स का, फिर वो लोग वैल्यूअर भी बन सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है इन टर्म्स ऑफ द IBC एक्ट, IBC कोड। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो लोग डेफिनेटली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। तो एक स्लो प्रोसेस है, बट अगर आप स्टार्ट करोगे, उसके जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। एंड नॉर्मली जो क्लाइंट्स है वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो करोड़ों वाले क्लाइंट होते हैं। अभी आप जो भी IBC में जाते हो, नॉर्मली कंपनीज ही जाते हैं जो इसका 2000-3000 करोड़ का तो टर्नओवर रहता ही है। तो क्योंकि वो स्कोप इतना बड़ा रहता है, उनका जो रेम्यूनरेशन भी मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है। 1% ऑफ वो 2000 करोड़ का भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इसके लिए आई फील कि एज अ सीए ऑल्सो, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट भी है ये फील्ड में, एंड क्योंकि IBC ऐसा चीज है कि यू आर रिवाइविंग अ प्रोजेक्ट, नॉर्मली रिवाइव कर रहे हो आप कंपनी को बाय गोइंग इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब जब आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनते हो, आप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी संभालते हो, पूरा कंपनी आप संभालते हो, तो वो भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि कैसे आप कंपनी भी बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो ड्यूरिंग दिस होल 1 ईयर ऑफ द होल प्रोसेस नॉर्मली, तो आपको इतना पावर मिल जाता है कि आप पूरा कंपनी चला रहे हो। तो इन दैट आपका जो लर्निंग प्रोसेस और आपका जो स्कोप है वो बहुत वाइडन हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स रेम्यूनरेशन भी उसके लिए इक्विवेलेंट भी मिलता है। तो ऑफ कोर्स एज अ सीए, फ्रेशर सीए हो या एक्सपीरियंस सीए हो, डेफिनेटली IBC कोड, और एक तो ये नया कोड भी है, इट इज नॉट कि 10-20 साल पहले का है, अराउंड 8-9 इयर्स ही हुआ है। तो आप डेफिनेटली अभी भी ये बहुत ही न्यू स्टेज में, और अभी भी अमेंडमेंट्स वगैरह आते जा रहे हैं। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बहुत वेरियस जजमेंट दे रहे हैं, तो एम्बिग्यूटी भी बहुत है। तो इसके लिए एज अ सीए देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस। To add on that, as a CA you can also involve in forensic audits, transition audits. सी अपने को प्रैक्टिसेस में अपने को हाईली इथिकल प्रैक्टिसेस पढ़ाई जाती है सीए में। इफ़ यू इम्प्लीमेंट सेम थिंग, तो क्योंकि ये कुछ ना कुछ फ्रॉड भी हुए होते हैं, तो वो सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का अच्छा रोल, क्योंकि अपना एनालिटिकल माइंड होता है, अपना अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है, फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एज ए ट्रांजेक्शन ऑडिटर, एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर भी हम एक रोल ले सकते हैं। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे NCLT में रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पर ICWS, CA, CS और एडवोकेट,
इन चारों प्रोफेशनल्स को परमिशन है कि वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक एरिया है जहाँ पे जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद में 2-3 साल लर्निंग के बाद में लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ टाई अप कर सकते हैं और उनके हाथ में काम कर सकते हैं। कि आप कितने सालों से, मतलब आपने जब से चालू है तब से आप ये फील्ड में है या आपने रिसेंटली चालू किया है? आपका अगर एक्सपीरियंस है। मैं सीए बना नवंबर 2005 में। उसके बाद में मैं एश्योरेंस सर्विसेज में था, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में था, फिर मैंने कुछ कंपनी में भी काम किया। सो आई वाज वर्किंग विद बिग 4 एंड देन विद यूएस एमएनसी व्हिच आर लिस्टेड इन नैस्डैक। एंड 2017 में मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की और 18 में मैंने ये आईबीसी का लाइसेंस लिया था। ओके। तो तब लॉ डेवलप ही हो रहा था, तब वो 29A सेक्शन आए थे, तब सब रूमर चल रहे थे कंपनी जो स्मॉल प्रमोटर्स हैं उनके हाथ से कंपनी निकल रही है। सो फिर सेक्शन 29 में कुछ रिलेक्शन दिया जो एमएसएमई कंपनीज है उनके लिए प्रमोटर खुद भी बिड कर सकते हैं। सो लॉ को डेवलप होते हुए देखा है। जैसे होम बायर थे तो होम बायर को क्या राइट है, होम बायर के क्लेम है या नहीं है, बिकॉज वो यूनिट बायर हैं या वो जमीन के बायर हैं। So whether they should be part of the COC, they should not be part of COC. So over the period the phase got law को डेवलप होते हुए मैंने देखा है। और अभी भी there are law अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 8 साल हो गए 2006 के बाद से। So law is more or less settled now, but there are a lot of amendment coming and there are a lot of amendments also expected. So yeah. तो मुझे एक सवाल यही था कि अभी आपने जैसे आपने बोला कि आपने 2018 से लाइसेंस लिया है, तो आपने जब लाइसेंस लिया तो आपका मतलब जस्ट वर्किंग स्टाइल या आपको जितना स्कोप आपने एक्सपेक्ट किया था आपको उससे ज्यादा मिला है कि जब आप स्विच किए? बिकॉज अर्लियर यू माइट बी वर्किंग, जैसे आपने एश्योरेंस सर्विसेज बिग 4 में आप काम कर रहे थे, तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस मिला इन टर्म्स ऑफ द वर्क, द काइंड ऑफ वर्क जो मिल रहा है, द काइंड ऑफ क्लाइंट्स आल्सो हैंडलिंग, वो बहुत डिफरेंट रहेगा। तो आपको उसमें क्या एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? हाँ, सो 2018 में जब मैंने लाइसेंस लिया उसके बाद में उस समय ये लॉ नया आ रहा था और एंड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस समय अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था एज आईपी। सो हम लोग नॉर्मली कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में नहीं होते हैं। वी यूज्ड टू गो टू टिल कमिश्नर अपील लेवल, वी डोंट गो टू आईटीआईटी ट्रिब्यूनल, वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। सो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल थे, जो कंपनी सेक्रेटरीज थे, उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग का इतना आइडिया नहीं था। और यहाँ का रेगुलेटर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई इज वेरी प्रोग्रेसिव और वेरी एक्टिव रेगुलेटर्स। वो प्रोफेशनल से भी रेगुलर बात करते हैं और ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, सेमिनार्स वगैरह भी करके, वर्कशॉप वगैरह भी करके दे कीप टेकिंग व्यूज फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो उनको एक चीज़ समझ में आई थी कि जो नए आईपी बन रहे हैं, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो कोर्ट प्रोसीडिंग में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट को किस तरह से डील करना है। कोर्ट के टाइम में कोर्ट के जो डिकोरम वगैरह होते हैं, कोर्ट के जो कायदे तरीके जो होते हैं, कोर्ट में एक पर्टिकुलर तरीके से आपको जाना होता है, जो कि लॉयर का एरिया है। तो उन्होंने कुछ सेलेक्टेड इंश्योरेंसी प्रोफेशनल्स को 10 दिन के लिए बोला था कि 2 वीक की ट्रेनिंग आप जाकर के एनसीएलटी में करो। सो वो ट्रेनिंग के लिए मुझे भी नॉमिनेट किया था हमारे रेगुलेटर आईबीबीआई ने। और 2 वीक हम लोग डिफरेंट जैसे मुंबई एनसीएलटी में मैं गया था, तो अलग अलग एनसीएलटीज में 2 वीक के लिए हम गए थे। और एनसीएलटी की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, तो बैठने के लिए हमारे सबसेट जगह नहीं थी, बट हम लोगों को वहीं बिठाया गया था। एंड देन शाम को आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग्स रजिस्ट्रार जो एनसीएलटी के वो हमसे मिलते थे, देन जो जजेस हैं वो हमसे मिलते थे। देन वो सब चीज़ों के साथ में हमने पिकअप किया और चीज़ों को समझा। और ओवरऑल अगर आप बोलोगे मुझे जो क्वेश्चन आपका था, तो आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। और अच्छा एक सोल्यूशन लगता है कि बंद यूनिट को आप चालू करवा रहे हो लोगों के, स्पेशली होम बायर की काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ 2006 से बन चुका है 90% और अभी तक स्टक हुआ है। एक थाना का प्रोजेक्ट है अपना जो 2016 से बंद है, उसका काम रिसेंटली चालू होने वाला है, ऐसा होप है। नेक्स्ट डेट 20 सितंबर की आई है। बट सो ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अच्छा लगता है कि आप लोग मेन स्ट्रीम जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो बंद यूनिट चालू होती है उनके लिए। एक विन विन सिचुएशन भी होती है सभी स्टेक होल्डर की। इसमें एक तो डेवलपर्स जो फाइनेंशियली उसका पैसा फंसा होता है, जो होम बायर से वो उनके से अपनी जमा पूंजी अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उनका जमा पैसा फंसा होता है। और कहीं ना कहीं इन सबको एक दिल से राहत मिलती, दुआएं मिलती है। आप तो प्रोफेशनल तो है, लेकिन एक दुआएं मिलती है। और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है। जब स्टॉल प्रोजेक्ट होता है, जब लेक्स प्रोजेक्ट हो जाता है, तो सब अपना पैसा सब लोगों का फंस जाता है, उससे देश की मतलब पीछे जाता है। जबकि आप यदि स्टॉल प्रोजेक्ट को बाहर लेके आते हैं, कंपनी को बाहर खड़े करते हैं लाके, तो वापिस विन विन सिचुएशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देश का बढ़ता है। हाँ, और इससे कोई प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है तो वहाँ क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, मच्छर होंगे वहाँ पे, मतलब आगे वाली सारी कंपाउंडिंग सोसाइटी में इलीगल एक्टिविटीज होंगी, ड्रगिस्ट वहाँ के बैठेंगे। सो एक वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है या कोई यूनिट चालू हो जाती है, तो
वो भी एक कॉमर्शियल के अलावा एरिया की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए भी एक अच्छी चीज, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस कंट्रीब्यूट्स। यस, ऑन दिस ऑल्सो मुझे एक सवाल आपसे पूछना था कि देखो अभी फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मली अभी आई एम प्रैक्टिसिंग इन रेरा, तो रेरा में कैसा है कि बहुत सारे स्टॉल प्रोजेक्ट्स अभी है कि बिकॉज ऑफ इश्यूज नॉर्मली क्या हो जाता है, उनका पास फाइनेंस का कभी भी इशू हो जाता है, कभी कभी कंप्लायंसेस जो होते हैं लीगल कंप्लायंस की वजह से लोग अटक जाते हैं, या कभी कभी वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट वो लोग ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या वो लोग ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते ऑफ द पोजीशन जो वो लोग दे रहे हैं। तो जब ऐसे काइंड ऑफ सिनेरियो आता है, नाउ यू व्हेन आप एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाते हैं इन द मैनेजमेंट आईबीसी के दौरान, तो तब क्या मतलब नॉर्मली आपका अप्रोच क्या रहता है जब आप प्रोजेक्ट को रिवाइव करना रहता है, जब ऐसे काइंड ऑफ केसेस आते हैं वेर इन फाइनेंस का इशू हो गया या फॉर एग्जांपल कुछ अलग काइंड ऑफ इशू, तो आप एज अ प्रोफेशनल हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ डू यू रिवाइव द प्रोजेक्ट, लाइक व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स इट? सो जैसे होम बायर के पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे रेरा में जा सकते हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आईबीसी जा सकते हैं। बिल्कुल। सो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि आईबीसी का रेजोल्यूशन जो है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का जो है कि आउट ऑफ दिस ऑल दीज 3 ऑप्शंस व्हिच होम बायर हैज, आई थिंक आईबीसी हैज गिवन मोर रिलीफ टू द यूनिट बायर्स। और वो कैसे? सो और अच्छी चीज है कि सब ऑप्शन अवेलेबल है और डिफरेंट आई विल से मेडिसिन्स दिस आर फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। सो अगर छोटा सा तकलीफ है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में इशू है, तो प्रोबेबली रेरा के थ्रू ऑर्डर ला करके उस चीज को रिजोल्व हो सकता है। बट एक लार्जर लेवल पे स्कूल इशू है, बिल्डर के पास पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंसी की बॉर्डर पे चल रहा है, अगर वो उसको अगर वहां से नहीं हटाया तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो उन केसेस में आईबीसी का होता है कि अगर उसको थोड़ा टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करके, थोड़ा टाइम अगर एमएसएमई यूनिट है और बिल्डर खुद करना चाहता है तो उसको थोड़ा टाइम मिलकर रिस्ट्रक्चरिंग करके उसकी डेट को थोड़ा कम करके स्ट्रीमलाइन करके उसको खुद को डेवलप करने को मौका मिल सकता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि पता ही चला कि नहीं कर पा रहा है ये, तो बंद ही हो जाएगा, लिक्विडेशन में जाएगा। तो उससे पहले कुछ नए बंदे को लेकर के द न्यू बिल्डर कम्स, द प्रोस्पेक्टिव बायर कम्स एंड वो उसको रिवाइव करता है। इवन रिसेंटली जजमेंट आए हैं जिसमें मतलब इवन होम बायर कैन ऑल्सो बी अ डेवलपर। सो अपनी वन यूनिट को वो खुद भी आईबीसी में, वो खुद भी एज ए बायर, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, देन once the COC approves it, become successful resolution applicant. So home buyer खुद भी resolution applicant बन सकते हैं और उसको रिजोल्व करवा सकते हैं। So इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर थोड़ा बहुत हिला हुआ है तो बहुत पॉसिबिलिटी कि वो खुद ही बिल्डर खुद ही उसको सही कर लेगा। बट अगर नहीं हो रहा है सो इट गोस टू न्यू बायर, डेवलपर को लेके आएंगे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डेटर इन पोजीशन एंड क्रेडिटर इन पोजीशन। सो रेरा में जो चीजें हैं उसमें उसके डेवलपर के पास खुद के पास ही पोजीशन रहता है। बिल्कुल। जबकि यहाँ पर जब आईबीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि आईआरपी और आरपी के रूप में आते हैं, तो पोजीशन उनके पास हो जाता है एंड हु वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। सो बेसिकली डेटर्स से हाथ से निकल करके वो चीज क्रेडिटर्स के हाथ में जाती है जिनका एक्चुअली पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल। सो वो भी एक बड़ा स्विच होता है इन आईबीसी। सर अभी नॉर्मली जो हम लोग होम बायर्स रहते हैं, ये रहते हैं, अगर उनको आईबीसी में जाना है, जब वो लोग आईबीसी में जाते हैं तो एक एम्बिग्यूटी रहता है कि वो लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर बनते हैं या ऑपरेशनल क्रेडिटर बनते हैं। तो नॉर्मली आई नो हमारे प्रेजेंटेशन में तो ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली हु इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड हु इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, कि आप अगर दोनों का एक डिस्टिंग्विश दे सकते हो। एंड होम बायर कौन से कैटेगरी में आता है कि जब अगर फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन जा रहा है तो उनको प्रायोरिटी जो एक लिस्ट रहता है कि आफ्टर आई थिंक सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, इंसॉल्वेंसी एक्सपेंसेस, देन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड सो फोर्थ, तो उसमें जो होम बायर है वो कौन से कैटेगरी में आ जाता है? सो ये एम्बिग्यूटी थी पहले काफी, इनिशियल जजमेंट जो आए थे 2016 के बाद में, तो उसमें कुछ एनसीएलटीज ने उनको होम ऑपरेशन क्रेडिटर माना, कुछ एनसीएलटीज ने फाइनेंशियल कैटेगरी में दिया। लेकिन 2018 में अमेंडमेंट आया, 2018 अमेंडमेंट व्हिच हैज क्लैरिफाइड द थिंग्स दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, the home buyers are financial creditors. Okay. So, and what is the advantage of being financial creditor versus operational creditor? Financial creditor has right to participate in COC meeting. So सारे जो भी decision होते हैं, all decisions are taken by committee of creditors. So financial creditors are part of committee of creditors. They have voting rights in the decisions which will to all appointment of professional or doing any activities till approval of resolution plan. So this was a very important amendment which gave actually a lot of good right to the home buyers by classifying them as a financial creditors. And in the section 53 speaks about waterfall in the event of liquidations.
There also financial creditors has a higher ranking than the operation creditors. अच्छा, तो जब लिक्विडेशन होगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर will get much more priority than Than operation creditors, yeah. वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद आशीष जी का जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी, उस पे जानेंगे कि आईबीसी कितना इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन होम बायर्स। Hello friends, I am CA Ramesh Prabhu, your candidate for Central Council election of ICA to be held in December 2024. I seek your first preference vote for CCM. Let me tell you, for the last 34 years, I have been serving the profession, addressing various seminars in the cooperatives, in the RERA, redevelopment, housing society, stamp duties, and I have represented the institute in various forums, and also I have represented in the parliament committee. I was a part of various committees in the state government, central government, and bringing a lot of professional opportunities to chartered accountants. Once I get elected, I'll see that the more and more chartered accountants come together, facilitate in networking, bringing you more and more professional opportunity, do the networking, create more and more RERA leaders as well as cooperative leaders. Thank you very much. Wish you all the best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जी सर। So as our topic says that IBC Insight focusing home buyers. So we will be covering about the basic of IBC today, and a special focus to the what is there for the home buyer in the IBC. Next. So these are the high level of IBC who can initiate the insolvency process. So there are 3 sections under which IBC can be initiated. One is under section 7. This is bare basic of the IBC, wherein financial creditors can initiate, operation creditor initiate IBC under section 9, and corporate debtor himself, if somebody who is unable to serve his debt, he also goes and declare that I'm not able to survive. So corporate applicant himself can file an application with Honorable NCLT, who is adjudicating authority, for initiating of insolvency in bankruptcy code, corporate insolvency resolution process under IBC code. Now we'll understand the basic of CIRP, and our focus will be in this presentation will be on the home buyer. So this flowchart provides a complete end-to-end solution. So in initial to end stage, how does the IBC works? So if there is any default of more than 1 crore rupees, an application is filed with NCLT, the NCLT of the jurisdiction where the company's registered office is registered. As we mentioned, this can be filed by financial creditor under section 7, operation creditor under section 9, and corporate applicant himself under section 10. Then NCLT will examine it and determine whether default exists. So if there is any default, whether default is existing or not, whether the debt is undisputed or not in case of operation creditor, and then he decides to admit the CIRP. If NCLT adjudicate that there is no default, or there is no the amount is the operation debt is disputed, they reject the application. Initial expectations was that this decision will be taken in 14 days. However, there are various judgments, and this take slightly longer period. Once the order of Honorable NCLT is given, CIRP begins. That is called the initiation of corporate insolvency. Impact of corporate insolvency initiations: there is a moratorium starts. There is no new legal suit can be filed against the corporate debtor under section 14. And public announcement need to be made by appointed IRP. There is one professional is appointed who is an insolvency professional. He is appointed, and then he give public announcement within 3 days. He have to invite claim. Based on the claim, he will constitute a committee of creditors, will consist of financial creditors. If there is no financial creditor, then committee of creditors will constitute from the operation creditors. Operation creditors having more than 10% of that will select somebody from them to represent in the COC, but that doesn't have a voting right. The COC will, the related parties of the corporate debtor will also be form part of COC, however, they will not have a voting share. Then they appoint resolution professionals. So initial appointment from NCLT is from interim resolution professionals. He is there till 30 days. 30 days is the time when public announcement is made, claim is collated, and then claim is verified, then constituted of committee of creditors. Then first meeting of committee of creditors is conducted in 30 days, where the appointment of RP is confirmed. So either IRP will continue as a RP,
or some new insolvency professional will come and he will become as a resolution professional, will take forward from the IRP. And then, so if he is continuing, then committee of creditors will file an application with the NCLT. If he is not continuing, they are not continuing with the IRP, the new RP will be appointed. Also, the application will be filed to the Honorable NCLT, and on the approval of Honorable NCLT, the new RP will take charge. Till the time new RPs come, the RP, the interim resolution professional, will continue to discharge his duties as a deemed resolution professional. The duties of the new RP or deemed RP is they have to prepare information memorandum. This is an information, end-to-end information about the company, about the corporate debtor. If you have to sell somebody, so those are informations on that. There are specific regulations which provide about what all information need to be there. There is one amendment which is under it's not yet notified, which says that valuation report may be part of this, but currently it's not yet notified, so valuation reports are confidential informations. So information memorandum will be prepared. At the same time, simultaneously he has to maintain the status of the corporate debtor. If it's a going concern company, then interim resolution professionals comes as a administrator, as in charge of the company. The power of all the board of directors are suspended at the initial stage only. Once the CRP is admitted, the power of board of directors are suspended, and all powers lies with the interim resolution professional, which transfer to the resolution professional. So he has to maintain the safeguard, maintain the assets of the corporate debtor, safeguard the debt. If it is a going concern, the business has to be overseen by the resolution professional or interim resolution professionals. Then he issues expression of interest. There is one Form G is properly called it. It's published in the newspaper where the registered office or operations of companies is there. It also hosted at the website of Insolvency and Bankruptcy Board, and 15 days time at least need to be given to the new buyers. So anybody who is interested in the company can come and provide their expression of interest, based on which the new buyer is identified. There are eligibility criteria, because depending on the size of corporate debtor, if it's 1,000 crore, then you know that they will require some certain amount of net worth. The person should be capable. So there are criteria. If some industry specific expert are required, then somebody who has experience in the industry are given. So eligibility criteria for the prospective resolution applicant, which is a buyer, new buyer, is decided by COC, and based on that the provisional list of prospective resolution applicants is published, and 5 days time is given to anybody whose name has been omitted, who has provided his expression of interest, but whose name is not appearing, or any objection anybody has. So 5 days time is minimum 5 days time is given for them to object, and after that final list is prepared within 10 days. So these are the indicative timelines. Then after the opposition period is over, the insolvency professionals already taken the non-disclosure agreements from the PRA. He shared with them information memorandum. There is a request for resolution plan document, which is a entire process document which speaks how the process, how the buyer will be examined, what are the conditions of the plan. Is a detailed document, and the evaluation matrix, how the COC will evaluate the plan, is also given to them. Earlier there was one amendment, as you know, so whether it's a out of evaluation matrix, whether it's a high marks or low marks, all the plan which are compliant plan will be put for voting of the COC. Then 30 days time is given to the prospective resolution applicant. Till this is called as new buyer, but it's a prospective, because yet the things has not been the company has not been assigned to him, so it's a prospective resolution applicant is given 30 days time to submit the resolution plan. Based on that, during this period he do his due diligence. Some issues, the extensions are also given to the prospective resolution applicant based on the complexity and available informations. Once the plan is submitted, RP has to check whether this plan is compliant, and RP put all the compliant plan for voting of the committee of creditors. Post voting, it goes to Honorable NCLT,
and NCLT approves this, then plan become the implemented. If it's rejected, then CRP ends and liquidation process starts, in which the first the liquidator will work as a the insolvency professional, either RP or a new insolvency professional come and he act as a liquidator, and he try to sell the company as a going concern, otherwise in the piecemeal of the assets. So these are the overview of CIRP, beginning from CIRP commencement date, corporate insolvency resolution commencement date, till approval of rejection plan or rejection of plan, then liquidation process. Now the slide is introduction to IBC and home buyers right. As we mentioned that we are focusing on the home buyers. So after overview, we will on subsequent slide we will speak more about the home buyers role and the builders role in the IBC. Will also cover the RERA part. So first questions comes the classification of home buyer, whether they are OC or FC. There was different judgments as we discussed some time back. But in 2018 the things were settled that OCs, the home buyers are financial creditors. As we discussed that home buyers, advantage of being financial creditor, they participate in the COC meeting and they also have a voting rights. Question number 2 comes like what is the, because home buyers are not very legal savvy, although home buyers are not very legal savvy, so we are going into basics. Like once the CRP is initiated for a builder, what activity they have to do. So they have to file their claim in the form CA. Along with claim, they have to stabilize that they have purchased the house there, they have paid the money. So registered agreement has to be given, the proof of payment has to be given, and the claim is verified by the interim resolution professional whom they submit the claim. So any document which evident that such that is exist is what has been given to them. Also regulation says that interest of 8% will be added in the claim amount if there is no different rate is agreed with the builder. So these are the one also continuing the overviews, and this impact this protect the home buyers right, because if you see in the legacy areas there was areas were taking a lot of time in the to the home buyer. So home buyer have right to initiate the corporate insolvency resolution process. Also there are, in subsequent slide we will see that if there is a more than 100 home buyers, around at least 100 home buyers or 10% of that can initiate the insolvency proceedings which protect their interests. There is a resolution is given a priority, and there is a directive timeline of 330 days, so which ensures that timely resolution is also been factored in the IBC for the home buyers. There are a few challenges also because it's a complex process. It's more legal only. So sometimes it become difficult for the home buyer to understand this legal process and participate. Sometimes it goes into liquidations where home buyers receive only fraction of amount. They don't receive the full consideration. So these are the challenges of IBC for the home buyers. If you have to see impact on real estate market dynamics, there is a fear in the mind of developers also that if they don't complete the project on time, if the default continues, there are chances that they will lose the project. So project timelines and financial commitments are adhered, and there is emphasis on the adherence of timelines and commitments on the builders. Role of RERA and IBC, if you say that the RERA is a project specific, whereas IBC is when the project is in trouble, there are chances that builder may the developer may not able to complete it. So they are identifying the new developer also, and this is more of a creditor in position model instead of debtor in position model. So this is a legal framework for home buyer under IBC. Home buyers is a financial creditors. As we mentioned, the home buyers are financial creditors. They have to file their claim in form FA, supporting their documents. They are part of committee of creditors. So home buyers are, and this is the important amendment. This is a important judgment and then amendment which says that home buyers are part of committee of creditors. Since there are multiple home buyers, if there are more than 5 home buyers, they are represented in committee of creditors by an authorized representative who is also an insolvency professional.
So if there is any unit which has a home buyer of more than 5, while issuing the public announcement which invite the claim, the interim resolution professional give option of 3 insolvency professionals who will be their authorized representative. So based on the voting from the home buyer, when the home buyer submit the claim, the authorized representatives are the choice of authorized representative is given to the to the IRP, and whoever received highest vote, he will be representing them in the COC meeting. The authorized representative's role is to act as per instructions of home buyers and vote based on what home buyers tell him to vote. So a simultaneous voting is on any agenda. What he has to vote in the COC, he has to take a vote from the home buyers. So the home buyers are participate in the committee of creditors and through authorized representative. They vote on the resolution plan and all decisions of the committee of creditors. So these are time-bound process. Then legal recourses are also there. If there is any unfair treatment has been done to them, they have for forum of National Company Law Tribunal NCLT, then appeal to NCLAT, and High Court is also Supreme Court. NCLAT, and then Supreme Court options is also available with them. And these will be covering the various amendments. In 2018, amendment has clarified that operation creditors, the home buyers will be operation creditors. In 2020 amendment, extend timeline for resolutions were also clarified, because earlier there was 180 days, then 270 days, then the law has said okay, 330 days you complete a project, and all exclusions, if there is any legal dispute is there are various stays come from the court. High Court sometime intervened and stay on few projects, so those times are also excluded in this. And with the classification of home buyers as financial creditors, they have given a good priority from the operational creditors and other creditors in the event of distribution. 2021 amendment increased the transparency in the process, and it has strengthened their enforcement ability. Regulatory enhancement has helped the dispute resolution mechanism, and there are various judicial judgments which supported NCLT, which supported in favor of home buyers. There was a judgment in 2022 between Alok Sharma and others versus Messrs. PI Constructions Private Limited, when NCLT mentioned that the units which are already been given position to home buyers will not become part of liquidations. So this is a good judgment where, though the project was not completed, but few units were given to the home buyers, and because the entire project was gone into IBC, whether those units will be come back to the liquidation state, the total estate, and then whatever amount will distribute it or not. So then, since in this particular cases the units were already given to the unit buyers, so home buyers, so those units were not taken back. There are various new judgments are coming in this. Even the home buyers can become resolution applicant also. They themselves can complete the project by accumulating money from themselves and collecting money from themselves, and they can also become a resolution applicant. The new buyer is also there. The role of home buyer as a financial creditors. So they have involvement in the full insolvency process because they are directing people. This is, and the major switch from switch in IBC is, this is a debtor in position model to creditor in position model. So all the positions of the assets of the corporate debtor comes in the hands of insolvency professional, which is either IRP or RP. And IRP, RP works on the instructions of committee of creditors. With the home buyer being a part of committee of creditors, the insolvency professional works as per instructions of the committee of creditors. So this is, the entire asset has actually effectively come in the position of home buyers and other financial creditors. They have to file their claims, they have voting rights in the committee of creditors, and they have uniformities in the treatment from other creditors. Like earlier, they were
might not be treated at par with the banks. Now they have almost same treatment to them. They can only participate as a class of creditors we mentioned earlier. Not a single home buyer can go in to initiate the IBC to just protect that the law disadvantage of law is not taken. So law has decided that at least 10% of total number of home buyers of same real estate project or 100 home buyers of same real estate projects, whichever is less, can initiate CRP process against the housing company. So one or two home buyers can't initiate it because this may be impacting the interest of other unit buyers. So a threshold has been given that okay, if 10% of home buyer believe that I think the 10% of home buyer believes that it's good to initiate the corporate insolvency resolution process and the builder has not delivered on time or delivered what it was required to be delivered, project is getting delayed. 10% of unit buyer or 100, whichever is less, can initiate the proceedings and file an application with Honorable NCLT. We'll cover the challenges faced by home buyers in insolvency proceedings. There are delay in justice and resolution. As we see, the IBC process initially was required to be completed in 180 days. Then they mentioned that 90 days extension can be given, and then the law said 330 days you should complete it. However, we've seen it takes a lot of time. It takes sometimes 2 years, 3 years to complete the projects and to settle the to approval of the resolution plan, to receive the resolution plan. So there is a delay in justice of resolution plan. However, the regulator is working a lot. The NCLT bench the strength is also improving, increasing. So there are remedy mechanism are also been implemented by government. However, still there are delays. The number 2 is complexity of legal processes. IBC is a legal process. There are a lot of legal activities involved in this. So unit buyer, home buyer is not sometimes lack of legal expertise. So this is a challenge for home buyer. There is a lack of awareness and representation. Sometimes CRP of particular project is initiated and home buyers are not aware. So they forget, they don't file their claim, and later stage they come to know that there was a delay. So they have to file an application to NCLT. There was judgment of Puneet Kaur by Honorable Supreme Court which cleared that even there is a delay, the claims are sometimes condoned by the NCLT. There is a issue of conflict of interest because bankers are bigger people, they have more voting share, they have more rights. Sometimes their interests are prioritized and home buyers' interests are given lesser priorities due to voting share, because this entire whose debt is high will have a more voting share. However, being a class of creditors, the general public, the court protect the interests of the home buyer. Sometimes there are issues of the financial constraint and funding, uncertainty to outcome. So sometimes the new buyer doesn't come, then this may go as in a liquidation also. So huge loss to the home buyers if the entire amount is not paid to the home buyer. So if there is any haircut. In the next slide, we are taking successful case studies. There are various case studies. There were around 1400 real estate projects which has gone into CIRP, and out of which 645 were rescued under IBC, either through approval of resolution plan or through withdrawal. And 261 liquidation projects were liquidated. These numbers are as on 30th June 2024. If you see, out of 1400, 645 were rescued and 261 were liquidated. So number of projects rescued are more, almost 2.5 times than the project which has gone into liquidation, which indicate the success of IBC for home buyers. There are many projects which are still continuing, and probably will see more resolution in future. On the screen, we have shown few high resolutions
JP Infratech Limited, Delhi, it's on the north region, where was almost 20,000 home buyers were stuck in these projects, and Honorable NCLT has directed and approval of Suraksha Group's resolution plan was given. Similarly, there is a project of Amrapali Group, this is again in the NCR, where 42,000 home buyers were stuck, and the resolutions were done in this. Supreme Court has ordered that National Building Construction Corporation, this is a government entity, which will take over and complete the projects. So this is how the huge number of almost 62,000 here only has been rescued through IBC. There is Infratech, where is Unitech Limited, where almost 12,000 home buyers were stuck and the projects were done. The Supertech Limited also is one of the example where thousands of home buyers were stuck. Similarly, we have seen the Kohinoor in Mumbai also, wherein a huge project was rescued through IBC. What are the best practices for a home buyer? Because is there money which has been invested in IBC projects, and IBC's is that their money has been invested in a real estate project? So they need to be, what are the best practices, how you can protect your interest, how you can ensure that good recovery comes to you, you get your house on time, and you get benefit from the law, and not at the disadvantage position. We have mentioned few best practices for home buyers. You need to stay informed and updated. So you please keep visiting on your any public notices come. It's the duty of the IRP to display the public notice at the project site. So whenever the public announcement comes, you keep reading at the newspaper, and so that you are well aware, and you will submit your claim on time. So home buyer will aware, and home buyer will submit their claim on time. All the claims are also hosted at the website of the regulator, Insolvency and Bankruptcy Board of India. So you can periodically keep checking ibbi.gov.in public announcement column. If there is any project is if there is your project is on the IBC, you have to submit your claims. Engage in collective actions. So be in touch with the other home buyers also. Elect some representative from your side, and these are all for the project which are stuck, so that you can be aware what is happening. If somebody is residing in that area, can update what is new development happening. So unique collective actions is a best practice. Then consult the legal experts. Timely consult legal expert, like this Mahaseva help a lot. Legal services provided. Prabhu sir is expert in RERA. He runs a lot of awareness programs also. He can guide. There are various legal supports you can take, so that you are legally aware of what right you have on this. Once the CRP is initiated, actively participate in that. Read the minutes which circulated to you by the authorized representative. Provide your views to the authorized representative to represent in the COC. Submit your claim on time, and vote on resolution plan. Vote on all the activities which are put for voting. So voting is our right, and it has been seen by many in the various processes that class operator does not vote. Unless you vote, the rights are compromised, and then few home buyers only vote. Based on that, the decisions of COCs are taken in a particular way. So unless you vote, you cast your vote, the decisions are not as per your expectations. So understanding law, collectively talking to everybody, taking legal expert, and then voting is what is the best practices. Coordinating with the other regulatory authorities. If there is a delay, something, you can file your complaint with the RERA. If you feel that a project is not viable, then cumulative of 100 home buyers or 10% of that or particular projects can initiate proceedings under Insolvency and Bankruptcy Code through filing an application with Honorable NCLT. If there is some project is almost completed and some interim funding is required, so project is almost 90% completed, through payment of interim funding it can be completed. So ensure that you support those fundings. Different scenarios, different strategies works. Please try to understand what the impact it has.
what is the contingent plan? If this doesn't work, then is there any other plan you have? And this is the strong part, the engage with media and public platforms. With the new government, the awareness has lot has came, and access to all the regulatories are also to the home buyers. They can access to the PMO also with this new government. So and talk to the media if your interests are not protected. So these are the best practices which one home buyer can adopt. So in these slides we are covering role of RERA versus IBC. So there are two remedies available, main remedies available with the home buyers. One is under RERA, and the other one is in the Insolvency and Bankruptcy Code. Other is the Consumer Code is the option. As you mentioned, that Economic Survey 2023-24 has mentioned, appreciated IBC, and that said that IBC is the most effective resolution for home buyers. If you have to compare these two, so objective and scope, RERA is a state law, and then different laws are for different states. Slightly changes are also there, and IBC is completely one for the entire country. The objective is of the RERA is to if there is a particular issue, initial issues at the project level issues is taken care at the RERA level. However, there is an issue with the company as a whole. Company which has a multiple projects, and there is a stress in the corporate data himself, the company itself. The IBC is a better focused. Both has a good role in protecting the interest of the home buyer. RERA directly address the grievances, whereas IBC empowers home buyer to join committee of creditors. So all creditors come together in case of IBC, whereas RERA specifically address the issues of the home buyer. RERA is a faster efficiency, is a faster reversal. IBC has some 330 days. This time is given on 80 days, 90 days, and 180 days, 90 days, and 330 days. Sometimes it take more longer time also. There are limitations and challenges also. The RERA is limited jurisdiction in insolvency cases, whereas insolvency provision sometimes lead to liquidations, so may not always favor the home buyers. These are the complex legal processes which are sometimes difficult for home buyer to understand. But in all, both have a comprehensive role, and based on the situation, whether it's an early stage issue of the corporate data of the company or at an advanced stage, one can choose whether to go to RERA or to IBC. Even if there are judgment which says if somebody has gone into other jurisdiction, they have their rights under IBC, the insolvency bankruptcy courts are not deteriorated, so they can come to the IBC as well. So these are the high level thing about the RERA and what right home buyers has. So the bottom line is be informed, be periodically visit at your site if the work is stuck, be in connect with the other home buyers, raise your voice either at RERA or at IBC, be vocal in your requirement, participate in committee of creditors if the committee has gone to if the project has gone to the CIRP, take legal expert, legal advices, be in touch with the periodically or regularly see the this channel so that you can be well updated about your rights and तो एब्सोल्युटली करेक्ट आपने 100% सही फरमाया कि कानून बनने से कुछ नहीं होगा, कानून बनकर जो प्रोफेशनल्स उसको अवेयर करे, एजुकेट करे इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, ताकि वो जो होम बायर्स है जो आईबीसी का फायदा उठा सके, वो कंपनी, वो बिल्डर्स और विन विन सिचुएशन बैठे। तो इस तरह का ये प्रेजेंटेशन है। आपको यदि प्रेजेंटेशन पीपीटी चाहिए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, ये सर की आशीष व्यास जी की पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। मेरा नंबर है 9920378133। मेरे ग्रुप में तो यदि मैं पब्लिश करता ही हूँ, पीपीटी शेयर करता हूँ, सर आपका भी नंबर शेयर कर दें। आप पीपीटी तो शेयर करेंगे, आपका नंबर, मेल आईडी। Yeah, so my email ID is ashishvyas2006@gmail.com and my mobile number is 9930035377। यस सर, इस तरह से ही हम लोग अवेयर करते रहेंगे आईबीसी पे और क्या नई अपडेट आती है। सर सबसे बड़ा सवाल रहता है आईबीसी पे, लोग अवेयर नहीं है तो, और
लोग अवेयर हुए, कुछ लोग मान लो एक करजत साइड में, पनवेल साइड में काफी स्टॉल प्रोजेक्ट है सर, वो 500 यूनिट है, 600 यूनिट है, 700 यूनिट है सर, वो इकट्ठे नहीं हो पाते। इशूज है कि 100 लोग यूनाइटेड हुए तो वो 400 लोग बाहर है, तो कुछ बैंक का फंडिंग से बहुत सारे इशूज है, और फिर वो इकट्ठे होंगे तो यूनाइटेड होके वो लोग फंड इकट्ठा कर जो एक्सपेंसेस होता है वो खर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वो इशूज होता है, उसमें कैसे अवेयर करेंगे कि अभी तो खैर अपना जैसे व्हाट्सएप आने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन करके काफी चीजें कुछ हद तक उसमें कामयाबी मिली भी है। घर चाहिए तो आपको अवेयर करना तो पड़ेगा, आपको जाना तो पड़ेगा, बिल्डर को भी फोन करना पड़ेगा कि भाई यू आर कमिटेड दैट यू विल गिव हाउस इन 36 months, नाउ वी आर एट 42 months और वी आर एट 26 months, बट लग नहीं रहा कि 36 months में आप दे पाओगे। सो अवेयर लोग होप करते हैं, लोग होप करेंगे कुछ तो मिलेगा बिल्डर पे, मतलब 4 साल 10 साल 8 साल के बाद भी सर होप करते हैं कि कुछ तो मिलेगा। तो मेरा यही कहना आप सब लोगों को कि ओवरऑल ये है कि मंजिल मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है, मंजिल मिले या ना किस्मत की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। उस राह में कदम तो बढ़ाना कोशिश करना जरूरी है। आप कोशिश नहीं करेंगे तो उस पर आपके जो पीढ़ियां हैं, आपने जो इन्वेस्ट जमा पूंजी की है वो कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठाएगी। तो आप अवेयर हो, एजुकेट हो, और सर अलर्ट रहे। इस तरह की हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है प्रभु से खास बात आपको अवेयर करता है, एजुकेट करता है। यदि आपने इस चैनल को महासेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, और हमारे जो फैन फॉलोअर है रमेश प्रभु जी के, माई सेल्फ सुनील शर्मा और आशीष जी के, आशीष व्यास जी के जो फैन फॉलोअर इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके जो सवाल होंगे, ये प्रोग्राम हम रिकॉर्डेड ले रहे हैं, कुछ कारणों की वजह से हम लोग अवेलेबल नहीं है सैटरडे को, तो ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, तो आप सवाल भी पहुंचा सकते हैं। सवाल आप चैट बॉक्स में लेंगे तो हम सर को पहुंचा देंगे, उस पर जवाब भी आपको मिल जाएगा, उसी में चैट बॉक्स में हम जवाब भी लिख देंगे। तो सर आप आए और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सबको आई लुक फॉर गुड रेजोल्यूशन ऑफ ऑल यूनिट बायर्स जिनके मकान अटके हुए हैं, उनको जल्दी से मकान मिले, अच्छा रेजोल्यूशन मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।